जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डिस्कस यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो एक्ट था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रित और नियमित करने का कार्य किया गया था। इसी के द्वारा ही ब्रिटिश कंपनी के जो कार्य थे उनको प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता भी मिली थी और साथ ही साथ केंद्रीय प्रशासन की नींव भी इसी एक्ट के द्वारा रखी गई थी। 1773 के एक्ट के द्वारा ही भारत में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसमें 4 जजेस बनाए गए। 4 में से एक तो थे चीफ जस्टिस और एक हुआ करते थे, और जो 3 थे वो थे अन्य जस्टिस। जो मेन जस्टिस थे यानी कि चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। आपसे ये तीनों भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपसे मेन जज ज्यादा पूछे जाते हैं जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस टाइम पर, एलिजा इम्पे। जबकि 3 और जो अन्य थे उसमें चैम्बर्स, लेमेंस्टर्स और हाइड, ये 3 हुआ करते थे। इसी के साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही गवर्नर जनरल का जो बंगाल में जो पद हुआ करता था गवर्नर का, इस गवर्नर को पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो गवर्नर का पद था अब उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसे जो पहले गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था इसी एक्ट के द्वारा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भारतीयों से रिश्वत लिया करते थे और उनसे निजी उपहार भी लिया करते थे, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया था इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर इसके बाद 1781 में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कमियों और खामियों को दूर करने के लिए ही 1781 का एक्ट लाया गया था, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1784 में आया था पीट्स इंडिया एक्ट। नंबर 2, किस वर्ष कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया था। ये चीन नहीं, ये छीन है यहाँ पर। देखिए, ये बात है 1813 की। 1813 में क्या किया गया, कंपनी, देखिए जब कंपनी भारत आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो व्यापार करने का एक अधिकार लेके आई थी। यानी कि कोई भी ब्रिटिश की कंपनी वो वहाँ भारत में जो व्यापार करेंगी या पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार करेगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। लेकिन 1813 में क्या किया गया, जो कंपनी का एक अधिकार बना हुआ था उसको छीन लिया गया। केवल यहाँ पर चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार था, अब यहाँ पर इन दोनों के लिए ही कंपनी को छूट दी गई कि अब इनका एक अधिकार जो है बस एक तो चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, बाकी इससे सभी एकाधिकार छीन लिए गए और इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन 20 वर्षों के बाद जब 1833 का एक्ट आया, इसके द्वारा कंपनी से व्यापार करने के सारे एकाधिकारों को छीन लिया गया। और फिर इसके बाद कंपनी का एक अधिकार तो खत्म हो चुका था। अब कंपनी का जो यहाँ पर कार्य था वो केवल ये था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर शासन करती थी। तो यहाँ पर 1833 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। देखिए, जब 1784 का एक्ट आया था जिसको हमने पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया था, यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे इनका काम होता था राजनीतिक मामलों को देखना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापारिक मामलों को देखना। तो यहाँ पर जब 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, इसके बाद इनको समाप्त कर दिया गया था 1858 के एक्ट के द्वारा। 1858 का जो एक्ट था इसको हम ताज का शासन के नाम से भी जानते हैं, ताज का शासन के नाम से भी जानते हैं और इसी को रूल ऑफ क्राउन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से कंपनी का शासन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और जो सारा सीधा शासन था वो वहाँ की जो महारानी थी ब्रिटेन की, ब्रिटिश महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। अब वो शासन जो था वहीं से चलाया जाना शुरू कर दिया गया। 1853 का वर्ष वो वर्ष था जब प्रतियोगी परीक्षाओं की
शुरुआत की गई थी? जो आज आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स देते हैं, इसकी शुरुआत 1853 में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, 1909 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। मार्ले भारत में ये सचिव हुआ करते थे और मिंटो वायसराय हुआ करते थे। देखिए, जब 1919 का भारत परिषद अधिनियम आया तो इसके द्वारा यहाँ पर संप्रदाय के आधार पर वोटिंग की बात की गई, यानी कि जो मुस्लिम नेता चुना जाएगा वो मुस्लिम लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा, ऐसी अलग अलग संप्रदाय के लिए किया गया। इसलिए यहाँ पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया एक तरह से। और यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। इसी के साथ जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है ये 1919 में आया था। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट हमने अभी देखा था 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 में की गई थी। इसी के द्वारा ही भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और भारत में एक एक्ट आया था 1934 का, एक आरबीआई एक्ट आया था। और इस आरबीआई एक्ट के द्वारा भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 अप्रैल 1935 को भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के आधार पर? तो 1934 के आरबीआई एक्ट के आधार पर की गई थी। और इसी में जब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई तो यहाँ पर केंद्र और जो राज्य था इन दोनों के विषयों का भी बंटवारा यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई गई, जिसमें एक थी सेंट्रल लिस्ट, एक थी स्टेट लिस्ट और एक थी कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट वाले जो विषय थे उन पर कानून बनाने का काम सेंटर का था। स्टेट वाले जो थे इन पर कानून बनाने का काम स्टेट यानी कि प्रांतों का था। और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों ही कानून बना सकते थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं केंद्रीय जो द्वैध शासन व्यवस्था जब स्टार्ट हुई थी, यानी कि 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम आया था उसके द्वारा शुरू की गई थी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार कितने सदस्यों के लिए सीटों पर चुनाव हुआ? देखिए, कैबिनेट मिशन जब बना 1946 में, इसी के आधार पर भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना यानी कि जो संविधान सभा थी वो बनाई गई 1946 में। और इसी के आधार पर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जब बताया गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया कि 10 लाख की जो जनसंख्या है उसके लिए एक सीट रिजर्व होगी। तो इस तरह से टोटल जो सीटें थी वो 389 निकल के आई। लेकिन जो चुनाव हुआ था वो 296 सीटों के लिए हुआ था, जिनमें से 4 सीटें जो हुआ करती थी वो ब्रिटिश कमिश्नरी की हुआ करती थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? देखिए, जब संविधान सभा बन गई और संविधान सभा बनने के बाद जब संविधान सभा बन गई तो उसकी बैठकों का दौर शुरू हुआ। और इसमें सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को 1946 में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में जब पहली बैठक होती है तो यहाँ पर उपस्थित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इसके ही 2 दिन बाद जब नेक्स्ट सेशन होता है, नेक्स्ट बैठक होती है 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर 1946 में जब दूसरी बैठक हुई तो यहाँ पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब तक, जब तक भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तब तक ये भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। और इसी के साथ साथ इनको फिर राष्ट्रीय, जब संविधान बनकर तैयार हो गया उसके बाद इन्हीं को ही देश का पहला राष्ट्रपति भी नॉमिनेट कर दिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे। और सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी केवल 2 डेज के लिए। देखिए, पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे इसके बाद संविधान सभा के अंदर, इनके बाद जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो थे BN राव। इसलिए BN राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो बनाया गया था वो BN राव को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सेना की कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था? तो देखिए, यहाँ पर
टोटल जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत की आज़ादी के साथ साथ एक तो भारत आज़ाद हुआ, ये खुशी थी, लेकिन हमने आज़ादी के साथ साथ ही हमने देखा कि भारत को विभाजन भी झेलना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। फिर बात आती है रियासतों की, तो जिनमें 552 के करीब रियासतें थीं। अब इन रियासतों से ये कहा गया जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद, कि अगर ये रियासत चाहे तो भारत के साथ रह सकती हैं और चाहे तो पाकिस्तान के साथ रह सकती हैं, और अगर ये चाहे तो खुद भी इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। तो इनमें से बहुत सारी रियासतें थी जो भारत के साथ मिल गई, और बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो पाकिस्तान में मिली। लेकिन फिर जो 3 रियासतें थी वो ऐसी थी जो केवल ना तो वो पाकिस्तान में मिली और ना ही वो हिंदुस्तान में मिली। तो पाकिस्तान और इंडिया किसी में से भी इनमें से नहीं मिलने वाली तीनों रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। फिर क्या हुआ यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में जब अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो यहाँ के राजा आते हैं भारत के पास हेल्प के लिए, और ये फिर भारत के साथ शामिल हो जाते हैं, और एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर होता है, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया जाता है भारत में। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर भारत का हिस्सा बना लिया गया। फिर इसके बाद जूनागढ़ में कराया जाता है जनमत संग्रह, यानी कि एक मेमोरेंडम कराया जाता है, और वहाँ की जो जनता होती है उनसे पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। तो जनता जो है ज़्यादातर वो सभी कहते हैं कि हमें भारत के साथ रहना है। तो यहाँ पर जनमत के आधार पर जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। लेकिन अब बचती है एक, जिसका नाम था हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत को ही सेना की कार्यवाही के द्वारा भारत के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचालन समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया। देखिए, जब संविधान सभा बनी तो उसकी कुछ समितियां भी बनी और उनके अध्यक्ष भी बनाए गए, जिनमें सबसे पहले यहाँ पर हमसे पूछा है संचालन समिति का अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनको संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, और साथ ही साथ ये तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर हुआ करते थे। उन 7 मेंबर में जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि 6 अदर सदस्य भी हुआ करते थे इसी के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो इन्हें ही जितनी भी रियासतों का एकीकरण हमने देखा, उनको भारत में मिलाने का जो सबसे ज्यादा काम किया था, या भारत को एक करने में, भारत की एकता मतलब भारत के अंदर एकता लाने के लिए भारत के लोगों में, या भारत को एकजुट करने में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही था। इसलिए इनको भारत में एकीकरण का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की योजना के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, भारत के विभाजन की योजना ये आई थी 3 जून को। कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी भारत के विभाजन की योजना, जिसे कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। और इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग अधिराज्य बना दिए गए, और इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने में लगभग कुल कितना खर्चा आया था। देखिए, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 11 बैठकें की गई, यानी कि टोटल जो सेशन हुए थे वो कितने सेशन हुए थे? टोटल 11 सेशन हुए थे। कुल जो खर्च आया था इसे बनाने में लगभग 63 लाख कुछ हजार का खर्च आया था। तो लगभग में हम 64 लाख कह सकते हैं। कितना आया था? लगभग 64 लाख रुपए लगे थे हमारे संविधान को बनाने में। संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इतने टाइम में हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो चुका था। देखिए, संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था। 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना दी गई है इसका विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जबकि इसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली है। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैंने पहले की सीरीज में भी क्वेश्चन कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में पहला संविधान संशोधन
किस वर्ष किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान के अंदर जो संविधान लागू किया गया था वो 1950 को लागू किया गया था, हमारे देश का संविधान। और इसके जस्ट अगले ही साल 1951 में भारत में संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा भूमि सुधार किए गए और संविधान के अंदर जोड़ी जाती है 9वीं अनुसूची, 9th स्केड्यूल। तो 9वीं अनुसूची या 9th स्केड्यूल जोड़ा गया था 1951 में। और भारत के अंदर जो आर्टिकल 19 दिया गया है संविधान में, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए थे जो कि संविधान में पहले संविधान संशोधन से ही संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? देखिए, ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो संविधान में बाद से उसकी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, इससे पहले और इसके बाद कोई भी संशोधन प्रस्तावना के अंदर नहीं किया गया। और ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना के अंदर, जो कि जोड़े गए थे 1976 में। और 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में भारत के अंदर प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, जिसके द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे। जबकि अगर बात करें 44वें संविधान संशोधन की, तो ये वर्ष 1978 में किए गए थे यहाँ पर संशोधन, इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 1976 में संशोधन किए गए थे, उनकी कमियों खामियों को दूर किया गया था इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि भारत के संविधान में जब 100वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसके द्वारा हमने अपना और बांग्लादेश का, यानी कि हमारा इंडिया और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद था, हमने उसको निपटा लिया। इसी के साथ 101वां संविधान संशोधन संविधान में 2016 में किया गया था, जिसके द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। और जीएसटी जो लागू की गई थी वो 2017 में लागू की गई थी। और कब की गई थी? तो 1 जुलाई को, ये भी याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी। इसलिए हर 1 जुलाई को हम जीएसटी डे भारत में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान किस वर्ष लागू किया गया? देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 जनवरी को 1950 में, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया। और अभी हमने देखा संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और पीडीएफ आपको यहाँ पर, पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से लिंक ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी।